आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या आर्किमिडीज नाम थे साइंटिस्ट के। तो वे बात यह है कि हम किसी भी चीज़ को जब वाटर में डुबाते हैं तो आसानी से डूब जाता है क्या? कभी कभी होता है डूबता भी नहीं है। या कोई भी चीज़ को वाटर में उठाते हैं तो हल्का लगता है। हाँ, वाटर में कभी कोई चीज़ उठाए हो? वाटर में अगर कोई भी चीज़ उठाओगे तो वो हल्का लगेगा। अरे हाँ कि ना तो बोलो। तो वाटर में कोई भी चीज़ उठाते हैं तो हल्का लगता है। इसका रीज़न है कि जब वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट डाले जाते हैं तो एक बात तो फिक्स है कि हर एक चीज़ पे ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगते ही हैं। अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन हमेशा लगता है। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रख दिया जाए या वाटर में रख दिया जाए तो ग्रेविटेशन के अपोजिट में एक फोर्स लगते हैं। ग्रेविटेशन के अपोजिट में एक फोर्स लगते हैं जिसको बायंट फोर्स कहते हैं। और अपोजिट में फोर्स लगने के कारण एक तो नीचे की तरफ फोर्स तो लगते ही हैं mg यानी वेट ऑफ द बॉडी, बट एक अपोजिट में फोर्स लगते हैं जब लिक्विड में रखते हैं तो जिसके कारण वो हो जाते हैं हल्का लगने लगता है। अपोजिट में फोर्स लगेगा तो वो सपोर्ट करता है मुझे उठाने में। तो ये होते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसी के कारण ऑब्जेक्ट हल्का लगते हैं जब वाटर में हम लोग या लिक्विड में हम लोग कोई भी चीज़ को उठाते हैं तो। या कभी डूबता भी नहीं है क्योंकि ऊपर वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो डुबाने में फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि बैलून है तो बिल्कुल डूबता ही नहीं है, वो डुबाते रहते तो भी नहीं डूबते रहता है। या खाली बाल्टी है तो उसको डुबाओ तो दिक्कत है। कोई भी चीज़ को डुबाने में फिर दिक्कत। बॉल पानी में चले जाते तो ऊपर रहते हैं। तो ये सब रीज़न है बायंट फोर्स के कारण। अगर ऊपर तैर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर तैर रहे हैं इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है। क्योंकि वाटर में तो हाँ पड़े हुए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वाटर में कोई भी चीज़ रखेंगे तो भाई ऊपर अगर ज़्यादा फोर्स लग गया यानी बायंट फोर्स ज़्यादा लग गया तो जाहिर सी बात है कि वो डूबेगी नहीं अगर ऊपर कम नीचे ज़्यादा लग गया, नीचे मतलब वेट उसका ग्रेविटी ज़्यादा लग गया तो डूब जाती है वो। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। पहले हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लिखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, या हल्का सा इमर्स्ड किया जाए या कंप्लीटली इमर्स्ड किया जाए, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड यानी डुबाया जाए इन अ लिक्विड, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन an opposite force to the gravity यानी ग्रेविटी के अपोजिट में फोर्स लगते हैं। तो when a body is immersed in a liquid then an opposite force to the gravity acts on the body. This is called Archimedes principle. This is called Archimedes प्रिंसिपल। एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी है। और ये जो फोर्स लगते हैं, मैंने कहा कि फोर्स अपोजिट लगते हैं, तो ये फोर्स लगते कितने हैं? तो दिस फोर्स, इसमें मैंने लिखा था जब इमर्स किए जाते हैं देन अपोजिट फोर्स टू द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अपोजिट में एक फोर्स लगते हैं। ग्रेविटी के अपोजिट में फोर्स लगते हैं। मान लो मैं एक फिगर खींच रहा हूँ, ये हमारा कंटेनर है और इसमें वाटर भरे हुए हैं, वाटर भरे हुए। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अब वो वही बायंट फोर्स आने वाला है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर जो फोर्स की बातें होती है ना, उस फोर्स का नाम बायंट फोर्स होता है। ये पूरी कहानी दिया गया आर्किमिडीज के द्वारा।
उन्होंने क्या कहा कि वह लिक्विड में कोई चीज़ डालोगे तो अपोजिट में फोर्स लगेगी, तो वो प्रिंसिपल है। अब उस प्रिंसिपल में ये जो अपोजिट वाला फोर्स है ग्रेविटी के, वो कितनी लगेगी वो देखना है। तो भाई नीचे तो वेट लगते हैं, नीचे वाली जो फोर्स ग्रेविटी लगते हैं, नीचे लगते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg, इसकी जो कुछ भी मास हो, और ऊपर लगेगी जो भी फोर्स लगेगी उसको बायंट फोर्स कहते हैं। ऊपर जो भी फोर्स लगेगी उसको बायंट फोर्स Fb कहते हैं, और इसको Fg कह देते हैं। mg को Fg कह देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और Fb कह देते हैं फोर्स ऑफ बायंट फोर्स। ठीक, अपोजिट वाले को ही। हाँ, तो ये बायंट फोर्स Fb होते हैं। यहाँ से अपोजिट फोर्स की बात किया था, वही होते हैं बायंट फोर्स। और बायंट फोर्स होते कितने हैं? BUOYANT, बायंट फोर्स Fb जो होते हैं वो क्या होते हैं? दिस इज इक्वल टू, भाई मान लो, सुन लो अब इधर, लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट डाला तो कुछ लिक्विड या पानी है तो पानी को वो हटाएगा, खुद वहाँ पे बैठने के लिए कुछ पानी को तो हटाएगा। अब जितने पानी को हटाएगा उस पानी की कुछ ना कुछ तो वेट बनेगी, तो जितने पानी को हटाएगा उसकी जो वेट होगी वो उतनी ही फोर्स इस बॉडी पे लगेगी ऊपर की तरफ। तो यानी बायंट फोर्स होते हैं जितनी पानी हटी उसके वेट के बराबर, यानी कि बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। दिस इज इक्वल टू वेट, किसके वेट? तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बायंट फोर्स को हमने देखा कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? अब देखा जाए, जब हमने ऑब्जेक्ट को डाला था तो कुछ लिक्विड को हटाया, जितने लिक्विड को हटाया उसकी पक्का कुछ ना कुछ मास होगी तो कुछ ना कुछ वेट होगी, यानी mg होगी उसकी भी, हटे हुए लिक्विड का। तो हटे हुए लिक्विड मतलब मान लो किसी को जब हटाएंगे उसके जगह से तो वो गुस्साएगा, तो जब यहाँ के लिक्विड को हटाया गया तो वो समझो कि गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा आ गया कि सोचा अरे इसको तो बदला लूँगा। तो हटे हुए लिक्विड के पास जितनी भी एनर्जी थी, आई मीन कि जितनी उसकी ताकत थी, जितनी उसकी क्षमता थी, वही कितनी थी? तो उसकी जो वेट थी वही उसकी कैपेसिटी, उतने से ही वो जवाब दे सकता है इस ऑब्जेक्ट को। तो हटे हुए लिक्विड के पास जो भी कैपेसिटी थी यानी फोर्स थी यानी वेट थी, उतनी ही वेट इस पे लगाया ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ, और वही कहला गई वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और बायंट फोर्स। तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने शॉर्टकट में लिख दिया कि बायंट फोर्स को वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कहते हैं। थोड़ी लैंग्वेज बढ़ा के लिख देते हैं कि भाई ये होते क्या हैं, तो इसको लैंग्वेज में लिखा जाए, यानी कि द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट या बॉडी या मटेरियल जो कुछ भी है, द फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, द फोर्स acts on object opposite to the gravity, which is equal to the weight of displaced liquid, which is equal to the weight of displaced liquid is called बायंट फोर्स या फोर्स ऑफ बायंसी भी इसको कहते हैं, और फोर्स ऑफ बायंसी Fb। याद हमको यही रखना है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही होती है, ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही होते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो द फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द ग्रेविटी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज कॉल्ड बायंट फोर्स। यानी कि जितनी लिक्विड हटती है, जो खलबलाएगा, गुस्सा आएगा वो, और जितनी उसके पास फोर्स होगी, जितनी हटी हुई लिक्विड के पास फोर्स होगी मतलब वेट होगी, उतनी ही फोर्स अपोजिट में
लगाएगी। अब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा जाए कि भाई वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होगी वो कितनी होगी, तो वो भी देखनी पड़ेगी कि बायन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। आ जाओ तो फिर हम देखते हैं बायन फोर्स की वैल्यू मैथमेटिकली होगी कितनी, कैसे निकालेंगे। जो ऊपर की तरफ लगते हैं, फिर नीचे वाले कितनी होगी। तो देखा जाए बी यू है ये बायंट फोर्स एफ बी, किधर लगते हैं ये ऊपर की तरफ, ऊपर लगते हैं। ये होती क्या, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है और किसी भी चीज की वेट होती है एम जी, तो भाई लिक्विड की एम तो मास ऑफ लिक्विड एंड जी, तो भाई यहाँ पे लिखा जाए मास ऑफ लिक्विड एम एल इंटू जी, एम एल इंटू जी। बट इन मतलब हमेशा होता क्या है कि ये मास जनरली देता ही नहीं है, मास ऑफ लिक्विड नहीं देता है, डेंसिटी देता है और वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम पे लिक्विड की नहीं देता है कि कितनी वॉल्यूम लिक्विड की हटती है, वॉल्यूम किसकी देता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लिक्विड में डालते हैं ना, जो भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में डालते हैं उसकी वॉल्यूम देता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, जितनी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होती है उतनी ही पानी तो हटेगी, तो वॉल्यूम भी पानी की उतनी होगी जितनी ऑब्जेक्ट की होगी। तो यहाँ से लिख लिया जाए कि डेंसिटी जो होते हैं ना, डेंसिटी वो होते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से लिखते हैं, मास को एम से लिखते हैं, वॉल्यूम को भी से लिखते हैं। डेंसिटी को किससे लिखते हैं, रो पढ़ते हैं इसको, रो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, एम मास है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा तो केजी बाई मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में होते हैं और मास केजी में होते हैं। तो ये हमने डेंसिटी यहाँ पे देख लिया। इसको अगर लैंग्वेज में कहेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी होती है। तो यहाँ से मास अगर निकाला जाए, मास अगर निकालो देखो तो मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये वाला चीज़ वहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, इसको पहले लिख लेना, कहीं जगह हो तो वो लिख लो। तो मास डेंसिटी, भाई डेंसिटी किसकी, तो जिसकी मास उसकी डेंसिटी उसकी वॉल्यूम, जिसकी मास उसकी डेंसिटी उसकी वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो लिक्विड की मास है तो लिक्विड की डेंसिटी और वॉल्यूम भी किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड की वॉल्यूम बराबर होगी ऑब्जेक्ट के, जो भी डुबाए जा रहे हैं उसी के बराबर हो जाएगी। ये ध्यान में रखना, हेयर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के ही बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा। तो दोनों को मान लो भी, ठीक है, तो रो एल भी जी, यानी कि ऊपर वाली जो फोर्स होगी एफ बी बायन फोर्स वो इतनी होगी। तो यहाँ पे रो डेंसिटी होगा लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये नोट कर लो, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो देखा जाए मैं इन सब चीज़ों के बारे में लिख देता हूँ। यहाँ से रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी ऑब्जेक्ट की होगी। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, हम 10 यूज करेंगे सुविधा के हिसाब से। तो ये ऊपर वाली फोर्स आए, ठीक है भाई, ऊपर वाली फोर्स आए, बायन फोर्स आ गए, कितनी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी ये आ जाएगी। तो नीचे वाली फोर्स कैसे पता चलेगी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा जाए कि नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, वो कैसे पता करूँ, तब तो पता चलेगा कि डूबेगा कि नहीं डूबेगा, डूबेगा कि नहीं डूबेगा, दोनों पता चल जाए तब तो। अब देख लेता हूँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कितनी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे mg यानी fg जो कह रहा हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो किधर लग रही है भाई, नीचे की तरफ लग रही है, जो नीचे की तरफ लग रही है, तो वो कितनी होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बॉडी पे
नीचे की तरफ mg, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे होगी मास ऑफ बॉडी, क्योंकि भाई वेट किसके निकाले जा रहे हैं यहाँ पे ना, बायंट फोर्स था तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड था, तो लिक्विड की मास जितनी हटी है, पूरे सागर या तालाब की नहीं लेना है, जितनी पानी हटे हैं सिर्फ उसी की। और यहाँ पे तो हम निकाल रहे हैं बॉडी की वेट, इस बॉडी की वेट, तो बॉडी की मास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जो होगी मास ऑफ बॉडी इंटू जी होगी यहाँ पर। तो मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कुछ भी कहना हो, मैं ऑब्जेक्ट वहाँ पे लिखा था, भी ओ लिखा था, तो इट मीन्स कि मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो चलो एम ओ लिख लेता हूँ इंटू जी। और मास होते क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास होते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी भाई, ऑब्जेक्ट, मास ये ऑब्जेक्ट की चल रही है ना, ये ऑब्जेक्ट की चल रही है, तो मास ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, ठीक है। और सभी वॉल्यूम को तो हमने भी रख दिया है, लिक्विड की, ऑब्जेक्ट की, सभी की तो भी मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो रो नॉट भी जी ये लग रहे हैं हमारे नीचे की तरफ। अब देखो भी जी इसमें भी, दोनों में भी जी है। डिफरेंस किस बात पे आ रही है कि भाई डेंसिटी में क्या अंतर है, डेंसिटी में क्या अंतर है, इसमें रो एल है, इसमें रो ओ है, वो लिक्विड वाले की, ये ऑब्जेक्ट वाले की। तो ऊपर और नीचे दोनों फोर्स क्लियर है हमारे पास। अब डिपेंड कर रहा है कि ऊपर की कैलकुलेशन ज़्यादा है कि नीचे की कैलकुलेशन ज़्यादा है, इस पे हम डिसाइड करेंगे। इतना नोट कर लो पहले। यहाँ से मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें कौन चीज़ें क्या है, ये भी लिख देता हूँ। तो रो नोट है हमारे पास, रो नोट है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मटेरियल बॉडी जो कुछ भी कहें, वी इज द वॉल्यूम, वी इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब देखा जाए हमारे पास दो फोर्स था, हमारे पास दो फोर्स था। ये वाली किधर थी भाई, ऊपर की तरफ, ये वाली किधर थी, नीचे की तरफ। पीछे देखो, ये वाली ऊपर की तरफ था बायन फोर्स, ये वाली नीचे की तरफ था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब केसेस बनाते हैं, केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है हमारे पास कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगी, तो इफ एफ बी ऊपर लगता है इक्वल टू हो जाए एफ जी नीचे लगता है, ये दोनों अगर बराबर हो जाए, बायन फोर्स यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये दोनों अगर बराबर हो जाए, यानी कि ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स बराबर हो जाए, तो नेट फोर्स क्या होगी, ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे जीरो, नेट फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एफ बराबर एम ए, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगी, इफ दिस इक्वल टू दिस, देन एफ नेट जो होगी वो हो जाएगी जीरो, फोर्स नेट क्या हो जाएगी जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि धीरे 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 नीचे गिरेगी, या नहीं तो रेस्ट में रहेगी ऊपर। फर्स्ट लॉ की तरह, फर्स्ट लॉ में होते हैं ना नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक या तो रेस्ट में रहेगी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। वही वाली बात यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गए, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं तो रेस्ट में रहेगी। तो बॉडी या तो ऊपर तैरेगी या तो नीचे अगर गिरेगी तो धीरे 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 कांस्टेंट रफ्तार से गिरेगी। तो हम कहेंगे सो इन दिस केस, सो इन दिस केस either ऑब्जेक्ट इज फ्लोएटिंग, यानी कि ऊपर में रेस्ट में रहेगी, या तो फ्लोएट करेगी, फ्लोएट मतलब तैरना, तो या तो फ्लोएट करेगी फ्लोएटिंग, और गोइंग डाउन यानी कि नीचे गिरेगी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी,
वेलोसिटी, या तो वो रेस्ट में रहेगी या तो अगर गिरेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी। तो सो इन दिस केस आइदर ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, या तो फ्लोट करेगी, और गोइंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो अगर गिरेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी। ये चीज़ें ठीक है, तो इसे नोट ये भी कर लो। तो फर्स्ट केस में हमारे को ये मिला कि अगर ऊपर नीचे फोर्स बराबर होगी तो क्या दशा होगी। अब मैं मान लेता हूँ कि नीचे फोर्स ज़्यादा हो गया, नीचे फोर्स ज़्यादा हो गया। केस 2 में, केस 2 में मैं ये रखता हूँ कि नीचका वाला फोर्स ज़्यादा है, यानी कि एफ जी इफ एफ जी यानी नीचे वाला फोर्स इज ग्रेटर देन एफ बी, ऊपर वाले से। नीचे वाला ज़्यादा तो नीचे गिरेगा ना जी, नीचे गिरेगा। अब वो भी नेट फोर्स तो इस बार जीरो नहीं है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो नेट फोर्स तो नीचे की तरफ ज़्यादा हो गया। नेट फोर्स है इस बार जीरो नहीं है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ है। तो देखा जाए इस बार, इधर मैं मिटा देता हूँ। इस बार नेट फोर्स कुछ ना कुछ होने वाले हैं। तो देखो इस केस में नेट फोर्स, तो नेट फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। नेट फोर्स जो लगेगी नीचे की तरफ ज़्यादा लगेगी, इसलिए नेट फोर्स डाउनवर्ड जो होगी वो कितनी होगी, नीचे वाला फोर्स कितना है जी, एफ जी, और ऊपर वाला फोर्स कितना है, एफ बी, यही नेट फोर्स होगा। एफ जी के वैल्यू कितने हैं, ये ना नीचे वाला फोर्स, पीछे देख लेना, रो नोट भी जी, रो नोट भी जी, माइनस एफ बी कितने है जी, ये रहा, रो एल भी जी कांस्टेंट जी, तो भी जी कांस्टेंट जी, रो नोट माइनस रो एल, रो नोट माइनस रो एल। अब रो नोट क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, रो एल क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, जो वाटर होगी तो वाटर की है। इतने एक्सेलेरेशन हो गए, अच्छा ये फोर्स हो गए, इतने फोर्स हो गए, ठीक है भाई। यानी कि नेट फोर्स की बात करेगा तो भी निकाल लूंगा नेट फोर्स की बात। अगर एक्सेलेरेशन कहा जाए उसी की कि भाई वो जो गिर रहा है इस बार, यानी कि इन दिस केस बॉडी इज गोइंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स तो है। तो एक काम करते हैं ना, फोर्स तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कुछ तो एक्सेलरेशन होगी, डाउन जा रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी, एक्सेलरेशन ACCN मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स तो है नीचे की तरफ इतने, तो एक्सेलरेशन तो बनती है। इसको मैं रब कर देता हूँ, एक्सेलरेशन तो बनती है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि ए जो होगा नेट फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन होते हैं एफ बराबर एम ए पर है ना, एफ बराबर एम ए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास, यानी कि नेट फोर्स कितने हैं, भी जी रो नोट माइनस रो एल बाय मास, मास किसकी मास भाई, तो भाई जिसकी एक्सेलरेशन निकाल लें उसकी मास। हम किसकी एक्सेलरेशन निकाल लें जी, इसकी बॉडी की, तो बॉडी की मास कितनी होगी भाई, साइड में चले जाओ, मास ऑफ बॉडी यानी ऑब्जेक्ट, बॉडी को तो ऑब्जेक्ट मान रहे हम, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मास डायरेक्ट जनरली देता ही नहीं है, डेंसिटी देता है, वॉल्यूम देता है, तो वहाँ से मास निकालना पड़ेगा, डेंसिटी और वॉल्यूम देता है। तो देखो भाई क्या कटा, भी कट गए, भी चले गए, तो यहाँ से हमारे कैलकुलेशन मिल रहे हैं, रो नोट माइनस रो एल बाय रो नोट इंटू जी, जरा सेटिंग कर लिया, रो नोट माइनस रो एल बाय रो नोट इंटू जी उधर कर दिया, ठीक है। तो ये रो नोट दोनों के नीचे डाल सकते हैं ना, ये जो रो नोट है दोनों के नीचे है कि नहीं, देखो तो दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे डाल के देखो तो एक नए टाइप से फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे को रो नोट बाय रो नोट, रो नोट बाय रो नोट माइनस रो एल बाय
रो एल बाई रो नॉट दोनों के नीचे डाल सकता हूँ, मैथमेटिक्स तो वही कहते हैं ना, इंटू जी, ये दोनों कैंसिल आउट, 1 माइनस रो एल बाई रो नॉट इंटू जी, ये हो गए हमारे एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले। कितनी एक्सेलरेशन होगी, अब देखा जाए जी तो भाई फिक्स है, हमारे को पता है 9.8 होगी या 10, जो कुछ भी यूज़ करना चाहें सुविधा के लिए। दो ही चीज़ हमारे को चाहिए, वॉल्यूम ही नहीं चाहिए हमें, वॉल्यूम ही नहीं दिख रही इस फॉर्मूले में, हमें चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें अगर पता हो ना तो पता चल जाएगी कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। सिर्फ डेंसिटी पता चलनी चाहिए पानी की और ऑब्जेक्ट की। अब बात यह है कि डेंसिटी से मैं कैसे समझूंगा, फटाफट कैसे समझूंगा कि डूबेगी कि नहीं डूबेगी, फटाफट। तो देखो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू, अगर रो एल बाई रो नॉट जो है 1 से ज़्यादा हो जाए, अगर रो एल बाई रो नॉट यानी ई वाला वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए तो 1 में से तो फिर नेगेटिव हो जाएगी, 1 से ज़्यादा माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो उसकी मीनिंग यहाँ पे मीनिंग लेस हो जाएगी। रिटार्डेशन यहाँ पे नहीं लेने हैं, होते ही नहीं है। तो अगर 1 में से 1 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि इफ़, यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ़ रो एल बाई रो नॉट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव चली जाएगी। इसका मतलब है जब ये रेशियो 1 से ज़्यादा हो, इट मीन्स बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि बॉडी डूबी नहीं है, इसका मतलब बॉडी डूबी ही नहीं है, एक्सेलेरेशन है ही नहीं, इट मीन्स देयर इज नो एक्सेलेरेशन, इट मीन्स देयर इज नो एक्सेलेरेशन, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो है क्या, बट तो है क्या, बॉडी फ्लूइड्स, फ्लूएट करेगा उस केस में। और अगर ये 1 से छोटा होगा तो काम बनेगी मेरा, अगर ये 1 से छोटा होगा तो ठीक है भाई, माइनस तो होगी तब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो इफ रो एल बाई रो नॉट लेस देन 1 तो बिल्कुल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगी। ये 1 से कम है तो माइनस होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही की आएगी। इट मीन्स बॉडी सिंक्स, यानी कि डूबता है कुछ एक्सेलरेशन से। इसका मतलब सच है कि इस केस में सच है कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से वो डूब रहा है, सच्चाई है, यहाँ पे सच्चाई है, यहाँ पे फ्लोएट है बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रही, इसका मतलब कि वो डूब ही नहीं रही है। तो देखा जाए यहाँ से अब हमें पता चलता है कि इस केस में तो ठीक है, यही देख लो ना। सो यहाँ पे आ जाओ, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो जरा, रो एल क्रॉस कर लो, ये दिस है रो नॉट, ये दो चीज़ है। एंड वहाँ से देखो तो वहाँ पे क्या है, रो एल ऐसे ग्रेटर देन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नॉट, ये यहाँ से है और दूसरी वाली वहाँ से है। एक लाइन में पता चलेगा कि डूबेगी कि नहीं डूबेगी। ये वाली चीज़ यहाँ से आया है और ये कह रहा है कि डूबेगी। बॉडी सिंक्स कहाँ, मतलब कुछ एक्सेलरेशन से, इट मीन्स बॉडी सिंक्स विद एक्सेलरेशन, वो भी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन के साथ डूबेगी। तो ये वाली केस में डूबेगी, यानी कि सिंक्स, डूबता है इस केस में। अब देखो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड से तो डूबेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि बॉडी की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जिस लिक्विड में हमने डाला है तो वो पक्का डूबेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है ना, डूबेगी कि नहीं डूबेगी, डूबेगी, बिल्कुल डूबेगी भाई। यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो डूब जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, यहाँ पे लिक्विड का ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की कम है, ऑब्जेक्ट कम है यहाँ पे, लेस देन, ये जिसकी तरफ ये मुँह होते हैं ना वो ज़्यादा होता है, तो लिक्विड की ज़्यादा है तो ये तो कम है। तो जब ऑब्जेक्ट की कम है तो डूबेगी नहीं, तैरेगी, यानी कि फ्लोएट्स। तो यहाँ से पता चल गया कि कब डूबेगी और कब नहीं डूबेगी। बस ये पता कर लो कि
लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है कि ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है तो डूबेगी, और ऑब्जेक्ट की कम है तो नहीं डूबेगी। ठीक है, तो हमें नहीं डुबाना हो, तैरना हो तो कम डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट को डालना है, कम डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि कहाँ डूबेगी कहाँ नहीं डूबेगी। तो हमने फर्स्ट केस पढ़ा कि जब बराबर होगी दोनों फोर्स, ऊपर वाला नीचे वाला। दूसरा फोर्स केस पढ़ा हमने कि नीचे वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा। तीसरा पर के देखता हूँ, अगर ऊपर वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉडी बिल्कुल वाटर की सरफेस पे होगी, यानी कि वो तैरेगी, ये वाली बात। तो थर्ड केस है ऊपर वाले फोर्स, इट मीन्स कि एफ बी ग्रेटर देन एफ जी नीचे वाले फोर्स से। जब ऊपर वाले फोर्स ज़्यादा हो, एफ बी बायएंड फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये तो सीधा सा बात है कि इस केस में डूबेगी नहीं। तो यहाँ पे डूबने वाले, इन दिस केस बॉडी विल नॉट सिंक। ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है तो बिल्कुल ऊपर में तैरेगी, ये कोई एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ होने वाले नहीं है। तो फिर ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऊपर वाले फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर एक्सेलेरेशन हो जाएगी, ये भी गलत है। ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर एक्सेलेरेशन नहीं होते, हवा में थोड़ा ना जाएगी, बिल्कुल ये ऊपर में तैरेगा जैसे बैलून होते। तो इन दिस केस बॉडी विल नॉट सिंक, इट मीन्स की बॉडी फ्लूइड्स कह सकते हैं कि इट मीन्स द बॉडी floats completely on the surface of liquid, on the surface of liquid। बिल्कुल ऊपर में रहेगा, ये बिल्कुल ऊपर में रहेगा क्योंकि ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है, ऊपर एक्सेलेरेशन भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं सोचना कि हवा में उड़ जाएगी। ठीक, तो ये 3 केसेस हमने एक्सप्लेन करा। तो इसके बारे में एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज यहीं तक ख़त्म कर दें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।